बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। पीछे हमने डिस्कस किया था दर्पण के बारे में, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण की कुछ मुख्य परिभाषाएं। उससे रिलेटेड हमने गोली दर्पण में देखा यह था कि गोली दर्पण में किस तरीके से मुख्य अक्ष होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इन सारी बातों को वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया था। और किरण आरेख की भी चर्चा किया था कि किस तरीके से अगर गोली दर्पण में प्रकाश किरणें गोली दर्पण पर आपतित होती है, प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर या वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से या फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किस स्थान से गुजरेंगी, इन सारी बातों को वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे पीछे, गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। और हम लोग ये जानते हैं कि गोली दर्पण जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दो प्रकार के होते हैं। इन बातों को भी हम लोग जानते ही है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो होते हैं, जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं, इसमें कोई बात तो है नहीं, पीछे हम लोगों ने सीख रखा है। तो देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना। हेडिंग को ऊपर लिख लेते हैं, गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इसे हम लोग देख लेंगे, गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसे हम लोग देखेंगे। और इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहली टॉपिक इसमें हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, ये बात भी हमको पता है पूर्णतः कि प्रकाश किरण किस तरीके से आती है। इसे हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट रूप में यहां लिख लेते हैं, जिससे आपको खींचने में प्रकाश को दिक्कत नहीं होगी। तीनों कंडीशन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और मुख्य रूप से तीन ही कंडीशन ही आएंगे। ये हम ले लेते हैं एम डैश, हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, इसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, और ये हमारा कहलाता है क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। और हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक होकर जाते हैं मुख्य फोकस से। दूसरी कंडीशन हम लोग जानते हैं, देखिए दूसरी कंडीशन जानते हैं, ये हम ले लेंगे, एम डैश हो जाएगा, ये देखिए इसको हम बना लेंगे और ये हमारा पी हो जाएगा, इससे हम लोग कह सकते हैं एफ, ये हमारा सी हो गया, वक्रता केंद्र। और दूसरी कंडीशन में हम लोग जानते हैं जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यहीं से हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी मुख्य कंडीशन ये होती है हमारी, देखिए तीसरी मुख्य कंडीशन एम और एम डैश, इसे हम लोग लेंगे एफ, इसे ले लेंगे क्या, सी, और कहेंगे जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात ये उतने ही कोण पर आगे चली जाती है, ठीक है। और चौथी कंडीशन हमारी होगी, चौथी कंडीशन इसे भी हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है। चौथी कंडीशन, ये सब सारी चीजें हमने पढ़ रखा है पीछे, ठीक है। सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं इसमें, क्योंकि इसका उपयोग करके ही हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसको एफ, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और जब हमने पढ़ा था जब प्रकाश मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर चला जाएगा। ये चार घटनाएं पड़ी थी, दिखाई दे रहा है आपको, पूरा इमेज बन रहा है जी, हाँ ठीक है, चारों इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने चार इमेज पढ़ रखी थी, ये चार मुख्य घटनाएं हैं। और यदि आप चार मुख्य घटनाओं को जानते हैं, ये और ये, कि मतलब ये मुख्य घटनाएं जानने का पर्पज ये है कि ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि प्रकाश की इमेज हम बना ही नहीं पाएंगे। सबसे मूल बात,
क्योंकि एक ये हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश किस तरीके से दर्पण पर आपतित होगा, तो किस रूप में आपतित होगा, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, ये चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, पास में आ रही है। तो आइए पहली कंडीशन इसमें हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण में फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए किस तरीके से बनेगा, इन सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद इसकी सारी घटनाएं लिख लेंगे, दर्पण को निरूपित करेंगे यम और यम डैश से। दर्पण का मध्य बिंदु होगा जिसे हम लोग पी कह लेंगे, ये हमारा यक्स हो जाएगा, इसे हम यक्स डैश कह लेंगे। दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, मान लेंगे ये हमारा डॉट 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 करके ये हमारा कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। और इसके कारण इस पर हमें क्या करना है, इसके कारण इस दर्पण में जो गोली दर्पण हमारा होगा, इस गोली दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए जब ये है तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष, देखिए दो चीजें हम लोग को पता है, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। वक्रता केंद्र से जब आपतित होगी जो किरण, वक्रता केंद्र से जो दर्पण पे किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात वहीं से जाएगी, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यदि कोई प्रकाश ध्रुव पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात वहीं से होकर जाएगा। और तीसरी कंडीशन, यदि कोई प्रकाश मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगा। और एक बात हम लोग को पता है, क्या, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की परिभाषा पहले हम आपको बता दें, प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि जब, हमने पहली वीडियो में ही बता रखा है, जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, बताइए तो। वही बिंदु हमारा कहलाता है क्या, बोलिए, वह बिंदु, ऐसे लिख सकते हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो देखिए हमें अब करना क्या है, यहां से प्रकाश किरण हम लोग गुजारेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु है जिसको हमने किससे निरूपित कर दिया, AB से। और यहां से अगर मान लें कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर आपतित है, कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस से। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, यहां से इसको मुख्य फोकस से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण देखिए कहां से हो जाएगी भाई, दूसरी प्रकाश किरण कहां से हो जाएगी, देखिए कुछ गलती हो रहा है क्या, इसको एगो से नहीं, अनंत से, तो इसे लेते, थोड़ी सी दिक्कत है इसे। हाँ, इसको हम लेते हैं कहां से, पहले ले लेंगे वक्रता केंद्र, यहां से फोकस बिंदु से। अब परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से कहां हो जाएगा, यही से होकर जाएगा। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण यदि हम कहां से लेते हैं, वक्रता केंद्र से लेते हैं, यह प्रकाश देखिए वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो प्रकाश जाएगा वक्रता केंद्र से, और जैसे वक्रता केंद्र से जाएगा ये परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस हो जाएगा। ठीक है,
जब पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगा तो आप देख पाएंगे ये दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर काट रही हैं, किस बिंदु पर काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। दरअसल बात एक ये है कि जब प्रकाश अनंत पे होगा, जब अनंत पे होगा तो ये जो प्रकाश किरणें होंगी वो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित और वक्रता के तिरछी आपतित होंगी, न कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसके प्रकाश किरणें दर्पण पर तिरछी आपतित होती है। देखिए तिरछी आपतित हो रही है, इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी आपतित हो रही है। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, अपने मार्ग पर वापस लौट जा रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है, जो प्रकाश मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित हो रहा है। और ये दोनों कहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं एक दूसरे को, मुख्य फोकस पर। तो कहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, दर्पण पर, दर्पण के मुख्य फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, अब देखिए वस्तु तो यहां पर है और ये सीधा है और इसका वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी, जिस तरीके से हम लोग समतल दर्पण में पढ़ा था कि पीछे हम लोग डॉट 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 करके ले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक बात और है कि जब दो प्रकाश किरणें जब वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वास्तविक रूप से, देखिए वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और जब एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थान पर आप देख पा रहे होंगे कि ये किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही हैं। तो कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और क्या, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से, देखिए वस्तु है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है, वस्तु से अत्यंत छोटा दर्पण के मुख्य फोकस F पर प्राप्त होता है, F पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब बनने की घटना है, ये हमारी प्रतिबिंब बनने की घटना। देखिए कहां प्राप्त होगा, दर्पण के मुख्य फोकस से प्राप्त होगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर। देखिए बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। देखिए वस्तु कितना बड़ा है, इसकी अपेक्षा वस्तु का प्रतिबिंब कितना छोटा प्राप्त है। और इसका जो हेड है ये डाउनवर्ड है, तो हम कह देंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, कैसा है, उल्टा है। ठीक है, एक बात हमें याद होनी चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा बन रहा है। और हमने बताया था कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा ही बनता है और सीधा ही बनता है, वास्तविक ही बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। इन सारी घटनाओं को हम लोग 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे और सारी बातें सीखेंगे। तो एक टेबल हम लोग कहीं बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग 6 घटनाएं देख पाएंगे। कहां बनाते हैं, कहीं बनाए हैं? चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहीं पर हम लोग टेबल बनाते हैं एक ठो, जिसमें आप लोग देख पाओगे। ये टेबल हो जाएगा हमारा छोटा सा। ठीक है, इसमें हम लोग सीरियल वाइज रखेंगे। ठीक है, क्रम संख्या। ठीक है, यहां पर रखेंगे वस्तु, यहां पर रखेंगे क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, पहला हमारा होगा जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के फोकस पर। कहां बना, दर्पण के फोकस बिंदु पर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत तथा
वक्रता, वक्रता केंद्र, केंद्र के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। तो देखिए कैसे फिगर बनाएंगे हम लोग। ये हमारा बन गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसका हो गया ये मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमने ले लिया यम और एम डैश, दर्पण का निरूपण। इसका मध्य बिंदु पी हो गया। यहां पे हमने कह लिया क्या, मुख्य फोकस। यहां पे हमारा हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया हमारा क्या, अनंत। वस्तु कहां पे स्थित हो रहा है भाई, अनंत और सी के बीच में। कहां पर, अनंत और सी के बीच में। मान देखिए ये वस्तु है, इसको हमने क्या कह दिया, ए और बी के। दूसरी कंडीशन हमारा क्या आ रहा है, वस्तु कहां पर है, अनंत तथा सी के मध्य, ठीक है, अनंत तथा सी के मध्य। तो देखिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन, जब प्रकाश कहां से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, कहां से हो जाएगा भाई, दर्पण के मुख्य फोकस से। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसमें आप लोग दिक्कत नहीं लेंगे क्योंकि अब हाथी से बनाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा इधर उधर तो हो ही सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। दूसरा प्रकाश कहां से हो जाएगा, देखिए दूसरा प्रकाश हो जाएगा मुख्य फोकस से, ठीक है। और ये जो होगा, ये परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और तीसरा हमारा, तीसरे को अगर कहें, तीसरा अगर ले लें हम यहां से, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा अगर हम निरूपित करें कहां से, दर्पण के कहां से, ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से अगर निरूपित करें तो ये प्रकाश किरण जो होगी हमारी कहां से होगी जाएगी, देखिए। तो देखिए हमने 3 किरण आपतित की, कितना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य ध्रुव पर, और तीसरा हमने कहां से डाला, कहां से डाला, मुख्य फोकस से। और ये 2 किरणें हैं परावर्तन के पश्चात तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो इस, सॉरी यार गलती हो रही है क्या, कुछ फिगर कुछ रॉन्ग बन रहा है, रुक गई, फिगर में कुछ दिक्कत है, सी और एफ कहीं ये प्रतिच्छेद, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। कहेंगे ये हमारा बना सी, ठीक है। और इसको हमने कर लिया ये पी हो गया हमारा, ये एम हो गया, इसे हमने कह दिया एम डैश। ये हमारा एक्स हो गया, इसे एक्स डैश कह लिया। ये हमारा एफ हो गया, इसे हमने सी कह दिया, ठीक है। बस समझ रही है। और यहां पर हमने रख दिया किसको, वस्तु को, ठीक है। और वस्तु कहां पर रखा जा रहा है, अनंत और सी के मध्य में। तो प्रकाश किरण देखिए ए और बी, तो प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रहा है, मुख्य फोकस से, कंफर्म है। दूसरा देखिए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होगी, कहां से आपतित होगी, वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कंफर्म है। तीसरी कंडीशन में अगर यही प्रकाश कहां से होकर जाए, दर्पण के ध्रुव से। चारों कंडीशन नहीं लेंगे हम यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव से। तो परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर ये दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी उतने ही कोण पर ये परावर्तित होकर के कहां चली जाएगी, उसी माध्यम वापस लौट जाएगी। तीसरी कंडीशन अगर हम ले ले कि दर्पण के मुख्य फोकस से, तो दर्पण के मुख्य फोकस, देखिए दर्पण ये हमारा है, दर्पण के मुख्य फोकस से जब ये प्रकाश आपतित होगा तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के कहां से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर जब ये किरणें जाएंगी तो सारी की सारी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी। बातें एक ही होती है,
कि हम लोग जब प्रकाश किरण खींच रहे होते हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार ही घटनाएं मुख्य होती हैं और इन चारों प्रकाश किरणों को हम लोग खींच पाते हैं एक ही साइड में। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये प्रकाश किरण इधर चली गई, ये प्रकाश किरण इधर चली गई। ठीक है, तो सारी अलग अलग चली गई, तीनों, है ना, तीनों इधर, और ये तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये किरणें जिस बिंदु पर परिच्छेदित कर रही हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसे हमने कह दिया ए बी, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बी ए डैश। ये सारी किरणें कहां पे काट रही है भाई, सी और एफ के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य। हाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य। तो कहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अमन रहा है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा तथा कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये चीज बन रही है, देखिए। तो आप अगर चाहो तो यहां पर प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण को ही लेकर के फिगर को निरूपित कर सकते हो। जैसे हम अगर बनाए, यहाँ पे छोटा सा अगर बनाते हैं, तो आप अगर चाहो तो दो प्रकाश किरण को भी लेकर के आप इस तरीके से इसको निरूपित कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने चारों किरणों को ले लिया, लेकिन आप अगर चाहो तो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब आप चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकाश किरणों को भी आप निरूपित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये चार किरणें खींचने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि आपको चारों, ये जो चारों किरण है, किरण आरेख, इसके आधार पर हम आपको फिगर को समझा सकते। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लेकिन फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वस्तु अनंत पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र की तरफ धीरे धीरे अग्रसित हो रहा है, तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये धीरे धीरे अनंत की तरफ मुड़ रहा है। देखिएगा, ये घटना आपको देखने को मिलेगी, 6 घटना हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगली हमारी कंडीशन होगी, अभी हमने देखा कि वक्रता केंद्र के मध्य, इस बार हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तीसरी कंडीशन, तीसरे में वस्तु कहां पर हो, वस्तु सी पर हो। कहां पर हो, सी पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो क्या होगा, देखिए तो क्या बना लेंगे, ये हमने क्या बना लिया, दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारा x हो गया, इसे हम लोग x कह दिया, इसे हमने क्या कर दिया, p। यहां पे हो जाएगा हमारा f मुख्य फोकस दर्पण का, इसे हम लोग कह रहे हैं क्या, वक्रता केंद्र। ये हमारा हो जाएगा अनंत। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना भाई, देखिए वस्तु कहां पर रखा जा रहा है, वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए क्या करेंगे, प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। कहां से होकर गया भाई, मुख्य फोकस से। देखिए, और जब प्रकाश दूसरी कंडीशन में मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। तीसरी कंडीशन में जब प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगा तो परावर्तन का पश्चात कहां से हो जाएगा, जितने कोण पर आपतित हुआ रहेगा उतने ही कोण पर वापस चला जाएगा। और देखिए ये सारे के सारे किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
और इस बिंदु को अगर हम देखते हैं तो ये बिंदु सी पर ही बनता है, ठीक है, ए बी और ये बना ए डैश बी डैश। तो देखिए एक बात देखने को मिल रही है आपको, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो कहेंगे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। देखिए बात समझ में आ रही है, वास्तविक और उल्टा। तो यहां तक देख लेंगे कि कहां प्राप्त हो रहा है, सी पर, तो वो तो सी पर प्राप्त होता है, अब इसका बड़ा सा वो देखेंगे डायग्राम, बस इतना समझने के लिए लिख लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो दर्पण का जब प्रतिबिंब होता है दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु पर बनता है। जब अनंत तथा सी के मध्य हो तो सी और एफ के मध्य बनता है, और जब वस्तु सी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। तो देखिए जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ जा रहा है वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से अनंत की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगली कंडीशन देखेंगे हम लोग, चौथी कंडीशन। चीजें समझ में आ रही है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से किरण आरेख खींचते हैं, ठीक है। किरण आरेख खींचने को आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चौथा हम लोग देखेंगे फोर्थ कंडीशन में, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे तो हो गया है ना, सी पर हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो तो क्या हो जाएगा, कहां पे कहा जा रहा है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, ठीक है। यहां पे अगर हम एफ ले लें, इसे हम लोग अगर सी कहते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और इसको हम अगर अनंत कहें तो क्या होगा, देखिए वस्तु को कहां पे ले जा रहा है, कहां पर, सी और एफ के मध्य ले जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो सी और एफ के मध्य लिया जा रहा है। दर्पण को थोड़ा सा हम लोग और ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए प्रकाश कहां से होकर जाएगा भाई, ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो प्रकाश कहां से होकर जाएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर निरूपित हो रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कहां से होकर जाएगा, दर्पण के मुख्य फोकस से, देखिए दर्पण के मुख्य फोकस से, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रही है। दूसरा, यदि प्रकाश, देखिए आगे इसको ले जाएंगे थोड़ा सा, यदि प्रकाश दर्पण के मुख्य फोकस से, कहां से, दर्पण के मुख्य फोकस से अगर दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, ये हमको पता है। तीसरी कंडीशन में यदि प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात जितनी कोण पर वो आपतित होगा उतने ही कोण पर परावर्तित होकर निर्गत हो जाता है, ये हमको पता है। देखिए तीसरी कंडीशन, अगर चौथी कंडीशन की बात करें तो अब चौथा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दर्पण को अगर हम लेंगे तो ये किरण भी ये दर्पण के इसी बिंदु पर आएगी, ठीक है।
तो थोड़ा सा दर्पण को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, वही चीजें होने वाली है। ठीक है, तो देखिए कहां पर परीक्षण कर रहे हैं परावर्तन के पश्चात किरणें, इस बिंदु पर। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, निरूपित कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा बी ए डैश बी डैश ए डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, सी और अनंत के मध्य। तो कहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा तथा वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य दर्प वस्तु से बड़ा, वस्तु से, देखिए वस्तु से बड़ा बड़ा उल्टा एवं वास्तविक बन रहा है, क्या वास्तविक बन रहा है बताइए। ये प्रकाश किरण वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बनेगा उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, उल्टा एवं वास्तविक प्राप्त होता है, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें इस तरीके से एक दूसरे को निरूपित करते हैं और सारी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं। तो फोर्थ कंडीशन हो जाएगी जब वस्तु कहां पे हो, सी तथा किसके मध्य हो, एफ के मध्य हो। ठीक है, तो कहां प्रतिबिंब बनेगा भाई, देखिए कहां प्रतिबिंब बनेगा, सी तथा अनंत के बीच में। कहेंगे सी अनंत के मध्य। समझ में आ रही है पांचवी। अगला देखेंगे पांचवा कंडीशन। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन। पांचवी कंडीशन में होगा हमारा जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। तो दर्पण का मुख्य फोकस देखिए, ये हमारा हो गया एम, इसे कहनी एम डैश, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, इसे हम लोग क्या कह लिए एफ, ये हमारा हो गया क्या सी। ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि वस्तु कहां पर स्थित हो भैया, एफ पर स्थित हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन कुछ नहीं बनने वाली। देखिए जब प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर जाता है तो कहां से होकर जाएगा बताइए जरा, तो कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, कंफर्म है। दूसरी कंडीशन में हम जानते हैं कि जब वस्तु प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता, ऐसा लगेगा वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है। तो देखिए ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आपतित, तो ये वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भाई, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कंफर्म है। तो ये प्रकाश की किरणें, देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे क्या है समांतर है। देखिए तो इसको अगर हम डॉट 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 करके अगर पीछे भी मिलाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की, दो या दो से अधिक किरणें देखा है एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसको अनंत अगर खींचे तो वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, अनंत पर। और अनंत पर बनेगा तो मतलब क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। ये अगर हम ए बी ले लें तो इसका प्रतिबिंब ए बी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो कहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत बड़ा अनंत पर वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है।
वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, तो पांचवी कंडीशन हमारी हो जाएगी जब वस्तु कहां पे हो, एफ पर हो, प्रतिबिंब कहां आएगा, अनंत पर। ठीक है, लास्ट कंडीशन हमारी होगी, देखिए अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 5 तो हो गई, छठवीं कंडीशन क्या होगी, देखिए वस्तु को हम कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से किधर के लेके आ रहे हैं, दर्पण की तरफ। तो पहले अनंत पर था, फिर अनंत और सी के मध्य था, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के मध्य आया, फिर एफ पर आ गया। मतलब 1 2 3 4 और 5 कंडीशन हो गई। अब जो बचा है वस्तु हमारा, वो इसकी लास्ट कंडीशन बची हुई है, किसके मध्य, एफ तथा पी के मध्य। किसके मध्य, एफ तथा पी के मध्य। तो अगला देखेंगे हम लोग, चीजें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आगे चलिए, आगे देखा जाता है। ठीक है, कहेंगे अगला छठा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो क्या बनेगा भाई, देखिए तो ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो आप बनाना सीख ही गए होंगे, और दर्पण की मुख्य जो रचना है इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से दर्पण को बनाया जाता है और किस तरीके से इसका एफ और सी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा क्या होगा, सी हो गया, और ये हमारा पी हो गया। ठीक है, एफ और सी क्या होता है, एफ जो होता है दर्पण का मुख्य फोकस होता है, सी जो होता है क्या होता है, सी हमारा होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो हम लोग वस्तु को कहां पे रखने वाले हैं भाई, वस्तु को रखने वाले हैं हम लोग किसके मध्य, एफ तथा सी के मध्य। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा बनेगा बी। अब प्रकाश किरण यहां से ऐसे जाएगी, कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां से होकर जा रहा है, मुख्य फोकस से। तो देखिए ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरे कंडीशंस में प्रकाश किरण ऐसा, अगर आप ऐसा आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से। और हम बताए हैं अभी कि जब प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होगी तो वो परावर्तक के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये प्रकाश ऐसा लगेगा कि जब यहां से होकर जा रही है तो ये प्रकाश पुनः दर्पण के वक्रता केंद्र से ही कहां चली जाएगी, निर्गत हो जाएगी। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र से ही निर्गत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जैसे जैसे इधर की तरफ जा रही है वैसे वैसे किरणें एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हट रही हैं। ठीक है, तो इनको हम जब डॉट 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 करके पीछे की तरफ जब एक दूसरे को मिलाते हैं तो ये दोनों किरणें ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर, मान लेते हैं कि ये बिंदु ओ है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और हमने बताया था कि जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि काटती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि ये प्रकाश किरणें यहां से जब हम डॉट 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 करके पीछे ले गए ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो वस्तुवाद प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये काटती हुई प्रतीत हो रही है मतलब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो कहेंगे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे आभासी आभासी तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर F और C के मध्य हो तो क्या बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये जो हमारी 5 कंडीशन बनी, देखिए ये जो हमारी 5 कंडीशन बनी, इस 5 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। अब इस एक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। ठीक है, इस 5 कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु अनंत C के मध्य था, जब वस्तु C पर था, जब वस्तु C और F के मध्य था, और जब वस्तु F पर था, इन 5 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। ठीक है, और इन 2 कंडीशंस में आपको देखने को मिला कि ये जो वस्तु जब C से पहले था, C से पहले था, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु से छोटा बना। कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, और वस्तु से छोटा बना। और इस एक कंडीशन में, ये जो हमारी एक वास्तविक कंडीशन बनी, यहां पर कैसा बना, वस्तु के बराबर। और इन 2 कंडीशन में वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन में नहीं, इन तीनों कंडीशन में क्या लेंगे। ठीक है, इन कंडीशन मतलब अगर हम अवतल दर्पण को देखें तो यहां पर ये सारी चीजें घटनाएं देखने को मिलती है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वास्तविक ही बनता है, आभासी भी बनता है। और जब जब वह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, तो अभी हमने देखा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था तो इसका प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा था। और इस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना, तो यह प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा बना भाई, सीधा बना। तो ये बातें आपको दिमाग में ये रखने वाली बात है कि कभी भी दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। आगे हम लोग लेंस भी पढ़ेंगे तो उसमें सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा, और आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, चीजें समझ में आ रही है ना। तो चलिए, ये हमने देखा कि अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, किस तरीके से अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं और किस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी तरीके से हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण इसलिए मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मतलब कि ज्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें 6 कंडीशन, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है, सीधा ही बन रहा है, आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, कई सारे इमेज एक साथ बन रहे हैं, है ना, एक ही दर्पण में। मतलब ये जो मल्टीपर्पज दर्पण कह सकते हैं वो हमारा है। इस कारण से अवतल दर्पण बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, और उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशंस होती हैं, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसके बारे में हम लोग किरण आरेख खींच लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले उसका भी किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे तो आपको इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आप लोग 1 बाय 1 कर पाओगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, दूसरी कंडीशन। ठीक है, उत्तल दर्पण हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है। उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ होता है, आंतरिक भाग पर कलई की जाती है। मान लेते हैं ये हमारा F है, ये हमारा क्या बना, C बना। और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात कहां चला जाता है,
ऐसा लगेगा कि ये दर्पण के मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हमारा एफ हो गया, सी हो गया, एम हो गया, एम डैश हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे यदि प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र पर आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो ये पुनः अपने मार्ग पर क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी होगी, तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन होगी, इसे एम कह लेंगे, इसे एम डैश कह लेंगे, ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफ हो जाएगा, इसे हम लोग सी कह लेंगे। तीसरी कंडीशन में हम लोग देखे थे क्या, यदि प्रकाश किरण कहां पे आता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर आता हुआ प्रतीत होगा। कहां पे आता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसा लगेगा कि वो प्रकाश कहां से होके जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। अंतिम कंडीशन हमारी होती है इस तरीके से, यदि प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है ना, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, जितने कोण पर आपतित होगा वो प्रकाश उतने ही कोण पर निर्गत हो जाता है, आई बराबर आर। एम हो गया, एम डैश हो गया। ये चार कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में। मतलब किरण आरेख, इससे आपको लगता है कि किरण आरेख चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सब में किरण आरेख सेम होती है। जिस तरीके से अवतल दर्पण में किरण आरेख बनती थी, वैसे अवतल दर्पण में बस कंडीशन ये है कि जो प्रकाश किरणें थी परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस था, वक्रता केंद्र थी और दर्पण का ध्रुव था, वहां से वास्तविक रूप से परावर्तित हो रही थी। यहां पर आभासी, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यहां से प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा ही मतलब प्रतीत होता है, इसलिए कि ऐसा होता नहीं, प्रकाश किरणें वहां से जाती नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत पर, तो क्या होगा, सॉरी अवतल दर्पण बनाना है, उत्तल बनाना है ना हम लोग को, उत्तल दर्पण बनाना है। ठीक है, ये हमारा यम हो गया, यम डैश पी एफ सी। ठीक है, और ये हमारा हो गया अनंत, इससे हमने कह लिया यक्स, ये हमारा हो गया एक्स डैश। जब प्रकाश किरण, मान लिया कि हमारा क्या है, अनंत है, और यहां पर वस्तु है ए और बी। ठीक है, तो प्रकाश किरण कैसे आपतित होगा भाई, दर्पण पर तिरछा आपतित होगा। ठीक है, और ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा है इस तरीके से। देखिए समझिएगा, इस तरीके से आपतित हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रहा है इस तरीके से। तो देखिए ये प्रकाश किरण कहां से हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको थोड़ा सा और इसे करते हैं, और पास लेके आते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये कहां चली जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, और एक प्रकाश किरण हम लोग ऐसे ले लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और ये प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, कहां पर जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से हो गई, देखिए मुख्य अक्ष समांतर चली जाएगी और ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, देखिए
मुख्य अक्ष से समांतर, तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, देखिए यहां पर। और ये जो है जब वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होगी तो ये परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी। गलती हो रही है क्या? गलती हो रही है थोड़ा सा, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है? इसको हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना। देखिए इस तरीके से बहुत सूक्ष्म प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, तो उसको इरेज करते रहोगे, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इरेज करते हैं, बन जा रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है? ये हमारा बना इस तरीके से, ठीक है? ये हमारा बना सी, ये हमारा बना एफ, इसको हमने कह दिया क्या, अनंत। यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु हो गया हमारा ये बड़ा सा, ठीक है? और ये हमारा बना पी, इसे हमने कह लिया एफ, इसे कह लिया एम डैश, ठीक है? और देखिए प्रकाश किरण यहाँ पर हमने ले लिया, प्रकाश किरण ऐसे लेते हैं सीधे सीधे मुख्य अक्ष के समांतर, मान लेते हैं कि इसमें कैसे आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है? प्रकाश किरण तो परावर्तन के पश्चात कैसे होगा भाई, देखिए ये परावर्तित हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, विचलित होने के बाद ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी आपको, वक्रता केंद्र की आधी दूरी, वक्रता केंद्र की आधी दूरी मतलब क्या, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो कहेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर अत्यंत सूक्ष्म बनता है, सूक्ष्म बनता है, ठीक है? अच्छा दूसरी कंडीशन हमारी होगी, सेकंड कंडीशन में दूसरा हम लोग देख लेंगे, यहीं पे क्या लेंगे दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, ध्रुव तथा अनंत के मध्य स्थित, देखिए एम एम डैश, ठीक है? ये हमारा बन जाएगा क्या एफ, ये हमारा बनेगा क्या सी एक्स एक्स डैश, ठीक है? तो अगर मान लें अनंत तथा ध्रुव, देखिए ये अनंत है, ये हमारा क्या बना ध्रुव, तो इसके मध्य या तो यहां पे रखें या तो यहां पे रखें या तो यहां पे रखें, कोई कंडीशन हो, यहां पे दो ही कंडीशन बनती है, एक अनंत पर और एक अनंत तथा ध्रुव के मध्य, ठीक है? तो अगर हम इसको वस्तु को अगर हम यहां पे रखते हैं इस बिंदु पर, तो कहीं पे रखेंगे प्रतिबिंब वही बनेगा, तो क्या बनेगा भाई, देखिए मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश जा रहा है, कहां से होकर जाएगा, ऐसा लगेगा कहां से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस से, और एक प्रकाश किरण लेंगे जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाता हुआ प्रतीत होगा, और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वस्तु का प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है? वस्तु का प्रतिबिंब वही बनेगा, देखिए ए डैश और बी डैश। तो जब वस्तु अनंत तथा पी के मध्य हो तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ तथा पी के मध्य प्राप्त होता है और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन में अत्यंत वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, आभासी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है, न कि प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है? तो ये प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है, तो कह देंगे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कह देंगे कि ये क्या है, वास्तविक नहीं आभासी होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एफ तथा
P के मध्य वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ये चीजें होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, और अवतल और उत्तल दर्पण में देखा कि किस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में वस्तु छोटा बनता है तो बड़ी से बड़ी गाड़ियां, जब हम लोग साइड मिरर में, बाइक के साइड मिरर में देखते हैं तो बड़ी से बड़ी गाड़ियां छोटी दिखाई देती हैं। तो साइड मिरर जो होता है, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो साइड मिरर होता है, वो जो मिरर हमारा लगा होता है वो समतल दर्पण न होकर के वो गोलित दर्पण लगाया जाता है। वो भी कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे और हम लोग आसानी के साथ देख भी पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इन सारी घटनाओं को जानने के बाद इसका उपयोग बखूबी हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 by 1 प्रॉपर्टी फिजिक्स के द्वारा अगर हम प्रत्येक वस्तुओं का प्रॉपर्टी जान पाते हैं कि इसका क्या उपयोग है, किसके द्वारा क्या संबंध बनता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, तो अगर हम फिजिक्स समझते हैं बढ़िया से, तभी हम सारी चीजों का अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या हमारे लिए किस स्थान के लिए उपयोगी है। अगर बाइक के साइड मिरर में हम अवतल दर्पण लगा दें उत्तल दर्पण के स्थान पर, क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलेगी वैसे वैसे वस्तु का आकार वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है। और उसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा? अवतल दर्पण होगा तो उसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सॉरी वास्तविक बनेगा। तो वो दर्पण में नहीं बनेगा, वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बखूबी दर्पण की उपयोगिता ना समझ पाए, उत्तल के जगह पे अवतल का प्रयोग करें, अवतल की जगह पे उत्तल का प्रयोग करें, तो हमारा दैनिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझने के लिए 1 by 1 टॉपिक को बखूबी लाइन बाय लाइन समझने के लिए देखते रहिए विद्या वृक्ष। मिलेंगे अगली वीडियो में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध को लेकर के। अभी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 9, 10 में ये पढ़ा होगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बातें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये होता क्यों है इसका ऑथेंटिक रूप पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के लेकर के। 1 by 1 फार्मूलों को 1 by 1 सीखेंगे, प्रूफ करके, सिद्ध करके कि क्यों इतना ही होता है, क्या इसको बदला भी जा सकता है। इन सारी बातों को सीखेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ फिजिक्स को 1 by 1 टॉपिक के साथ सीखने के लिए देखते रहिए विद्या वृक्ष। मिलते हैं अगली वीडियो में। विद्या वृक्ष को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।